ब्रह्मांड क्या है? सामान्य जानकारी ब्रह्मांड के बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये अनंत ब्रह्मांड, अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। वैज्ञानिक लगातार इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जानकारी मिल जाए। तो आइए दोस्तों, ब्रह्मांड क्या है की बात करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस वर्ल्ड 4 चैनल में हूँ नीलेश यादव। तो दोस्तों, कहते हैं कि अनंत ब्रह्मांड में हमारे सूर्य के जैसे असंख्य तारे हैं। तारों की गिनती का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। आज हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करेंगे। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का अर्थ उस ब्रह्मांड से है जिसको वैज्ञानिकों ने खोज लिया है। बाकी तो इससे भी आगे अनंत ब्रह्मांड है। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्मांड क्या है और यह कितना बड़ा है। ब्रह्मांड के जन्म से जुड़ी कई थ्योरी है, जिसमें से बिग बैंग थ्योरी वैज्ञानिक जगत में सबसे अधिक स्वीकार्य है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति करीब 15 अरब साल पहले की मानी जाती है। समस्त अंतरिक्ष, जिसमें आकाशगंगाएं, निहारिकाएं, सौरमंडल, तारे और ग्रह आते हैं, उसे ब्रह्मांड कहते हैं। हमारा ग्रह धरती भी ब्रह्मांड के एक छोर पर स्थित है। ब्रह्मांड कितना विशाल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में एक विशाल रेगिस्तान के रेत के कण के समान है, जिसका कोई वजूद नजर नहीं आता है। ब्रह्मांड में कितने सूर्य, ग्रह या आकाशगंगाएं हैं? हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड में सबसे छोटी इकाई सौरमंडल है। सौरमंडल में तारे और ग्रह होते हैं। सौरमंडलों का विशाल समूह मिलकर आकाशगंगा, गैलेक्सी बनाता है। हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है। किसी भी आकाशगंगा में करोड़ों सौरमंडल होते हैं। आकाशगंगा मिलकर क्लस्टर का निर्माण करती है, जिसमें अरबों गैलेक्सी होती है। ये क्लस्टर मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। हमारे ब्रह्मांड में करोड़ों की संख्या में सुपर क्लस्टर है। तो दोस्तों, ये एक विचार करने योग्य प्रश्न है कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। ब्रह्मांड की जानकारी ये तो हुई ब्रह्मांड की रूपरेखा और विशालता। अब बात करेंगे मौजूद डार्क मैटर की। ब्रह्मांड में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी होती है। डार्क मैटर यूनिवर्स का वो हिस्सा है जो अंधकार में है। ब्रह्मांड में इसके अलावा प्रकाश की मौजूदगी होती है। यूनिवर्स में प्रकाश का स्रोत तारे है। ब्रह्मांड में ब्लैक होल की भी मौजूदगी दर्ज की गई है। ब्रह्मांड में प्रत्येक सौरमंडल का एक केंद्र तारा होता है। हमारे सौरमंडल का केंद्र तारा सूर्य है। तारे के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ब्रह्मांड में अब तक केवल धरती ही एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। वैसे वैज्ञानिक लगातार यूनिवर्स में जीवन की खोज कर रहे हैं। उनका लक्ष्य ऐसे ग्रहों की खोज करना है जो बिल्कुल पृथ्वी जैसे हो, जिन्हें सुपर अर्थ कहते हैं। एक बात और दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में प्रत्येक चीज गतिमान है, कोई स्थिर नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य हमारी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। आकाशगंगा भी ब्रह्मांड में चक्कर लगाती है। ब्रह्मांड में सब कुछ गतिशील है, क्योंकि ब्रह्मांड का फैलाव लगातार हो रहा है। ब्रह्मांड से जुड़े रोचक तथ्य। सूर्य हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का एक चक्कर पूरा करने में करीब 25 करोड़ साल लगाता है। इस अवधि को कॉस्मिक ईयर कहते हैं। यूनिवर्स में करीब 10 खरब के आसपास तारे हो सकते हैं। यह केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का अनुमान है, बाकी तो सब अनंत है। यूनिवर्स में कई तारे हमारे सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। हमारा सूर्य मध्यम आकार का तारा है। ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा जीवन अभी तक नहीं मिला है। फिर भी वैज्ञानिक लगातार जीवन की खोज कर रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक पृथ्वी जैसे करोड़ों ग्रह पूरी यूनिवर्स में हो सकते हैं। अभी तक ये ग्रह हमारी पहुंच से बहुत दूर है। ब्रह्मांड में हर रोज करोड़ों तारे जन्म लेते हैं और करोड़ों मर जाते हैं। तारों का बनना और खत्म होना सतत चल रहा है। बिग बैंग के बाद से ही ब्रह्मांड का फैलाव लगातार हो रहा है। ये तारे और आकाशगंगाएं आपस में दूर जा रही है। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए हब्बल नामक टेलीस्कोप ब्रह्मांड में छोड़ा है। अभी तक इस टेलीस्कोप ने यूनिवर्स के कई ग्रहों और तारों का पता लगाया है। अबेल 2029 नामक आकाशगंगा अब तक खोजी गई आकाशगंगाओं में से सबसे बड़ी है। ये मिल्की वे से 80 गुना ज्यादा बड़ी है और इसकी धरती से दूरी 107 करोड़ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में टाइम और स्पेस कार्य करते हैं। केवल ब्लैक होल में ये दोनों कार्य नहीं करते हैं। विशाल ब्रह्मांड में कई अजीब और
रोचक ग्रह तारे भी है। यूनिवर्स में एक ऐसे ग्रह की खोज की गई है जो पूरा डायमंडस से बना हुआ है। इस ग्रह का नाम 55 कैंक्री है। ब्रह्मांड में एक शराब का विशाल बादल भी है। इस बादल में अल्कोहल की मात्रा अत्यधिक है। इसका नाम SgRB2 है। ब्रह्मांड में पानी भी मौजूद है, लेकिन यह भाप के रूप में है। यह ब्रह्मांड में तैर रहा है। धरती के मुकाबले ये पानी 150 ट्रिलियन गुना ज्यादा है। ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव भी है जो सभी तारों और ग्रहों को निश्चित सीमा में रखता है। ग्रेविटी इन पिंडों को एक दूसरे के पास खींचती है। अभी तक 19 अरब गैलेक्सी का पता लगाया जा चुका है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में 100 अरब के आसपास तारे हैं। ब्रह्मांड में दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। ब्रह्मांड के बारे में कई सारी थ्योरी है। वैज्ञानिक इसके निश्चित आकार का अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। अगर हम मान भी ले कि ब्रह्मांड का कोई छोर है, तो उस छोर के आगे क्या है? क्या कोई दूसरा ब्रह्मांड है? इसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड की तरह कई ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं। यह सिर्फ एक अनुमान है। अभी के लिए केवल इतना ही कह सकते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है। तो गैलेक्सी क्या है? ये चांद, सितारे, सूरज कैसे काम करते हैं? कब सोते हैं? कब जागते हैं? और एग्जैक्टली इनका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है? ऐसे ही बहुत सारे सवाल हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन आज हम इस बारे में बात भी करेंगे। क्या आपने कभी गैलेक्सी के बारे में सुना है? अच्छा, तो आप सोलर सिस्टम के बारे में तो जानते ही होंगे कि इसमें 1 सन, 8 प्लैनेट्स, 200 से भी ज्यादा मून्स, एस्टेरॉयड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु मौजूद हैं। और इसी सोलर सिस्टम का एक पार्ट हमारी पृथ्वी भी है, जिस पर हम और आप रहते हैं। ये पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि अर्थ से भी बहुत बड़ा सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम से भी बहुत बड़ी गैलेक्सी होती है। ऐसे में आपको भी गैलेक्सी के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन तो मिलनी ही चाहिए, और आज के इस वीडियो में हम आपको गैलेक्सी के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और गैलेक्सी के बारे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लेते हैं। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी गैसेस, डस्ट, प्लैनेट्स, ब्लैक होल्स, मून्स, नेबुला, एस्टेरॉयड्स, धूमकेतु, डार्क मैटर, स्टार्स और उनके सोलर सिस्टम्स का बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। और गैलेक्सी में ये सभी ग्रेविटी के जरिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जिस गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम है, उस गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। इस मिल्की वे में लगभग 100 अरब से 400 अरब के बीच स्टार्स होते हैं, और इसमें करीब 50 अरब प्लैनेट्स होने की संभावना भी है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे के आउटर एरिया में सिचुएटेड है और उसके केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। इसे एक परिक्रम पूरी करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ साल लग जाते हैं। यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं? आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि यूनिवर्स में इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते हैं। बहुत पहले ऐसा माना जाता था कि यूनिवर्स में सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी ही मौजूद है, लेकिन 18 सेंचुरी में फिलोसफर इमानुएल कांट ने यह बताया कि यूनिवर्स में केवल मिल्की वे ही अकेली गैलेक्सी नहीं है, बल्कि ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं। हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ऐसा टेलीस्कोप है जिसकी मदद से स्पेस के एक स्मॉल पैच को 12 दिन तक देखा गया और 10,000 गैलेक्सीज का पता लगाया गया। ये गैलेक्सीज अलग अलग साइज, कलर और शेप की होती है। कुछ साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि स्पेस में टोटल गैलेक्सीज इतनी ज्यादा है कि इनकी संख्या 100 बिलियन भी हो सकती है। हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे क्यों कहा जाता है? इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसका जवाब यह है कि हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे नाम ग्रीक्स ने दिया, जिन्होंने इसे गैलेक्सिया स्काईक्लॉस कहा, जिसका मतलब मिल्की सर्कल होता है। और उसके बाद रोमन्स ने इस गैलेक्सी को वाया लैक्टिया नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोड ऑफ मिल्क। रोमन्स ने हमारी गैलेक्सी को रोड ऑफ मिल्क इसलिए कहा क्योंकि रात के समय अर्थ से देखने पर यह गैलेक्सी आसमान में एक मिल्की पैच की तरह दिखाई देती है। हमारी गैलेक्सी मिल्क की तरह वाइट और ब्राइट क्यों दिखाई देती है? इसका रीजन यह है कि हमारी गैलेक्सी में बिलियंस स्टार्स हैं, यानी कि बहुत सारे सितारे, जिनकी लाइट मिलकर के ऐसा नजारा बनाती हैं कि अर्थ से रात के समय देखने पर वाइट और ब्राइट लाइट दिखाई देती है। इसीलिए हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। गैलेक्सी के सेंटर में क्या होता है?
ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में एक ब्लैक होल पाया जाता है और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक ब्लैक होल मौजूद है। ब्लैक होल वो जगह होती है जहां फिजिक्स का कोई भी रूल असर नहीं करता है क्योंकि इसकी ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर लाइट भी इस ब्लैक होल में एंटर कर जाए तो बाहर नहीं निकल सकती क्योंकि ब्लैक होल अपने ऊपर उड़ने वाली सारी लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है। गैलेक्सीज कितने टाइप की होती हैं? गैलेक्सीज बहुत से शेप्स में पाई जाती हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स इन्हें 3 बेसिक्स क्लासेज में बांटते हैं। वन स्पाइरल गैलेक्सीज, इसमें 3 विजिबल पार्ट्स होते हैं, डिस्क, बल्ज और हैलो डिस्क। स्टार्स गैस और डस्ट की बनी होती है। सेंटर्स में स्थित बल्ज में वोल्डर स्टार्स होते हैं और हैलो में ओल्डेस्ट स्टार्स और मैसर स्टार्स क्लस्टर पाए जाते हैं। हमारी गैलेक्सीज यानी मिल्की वे स्पाइरल गैलेक्सी ही है। इस तरह की गैलेक्सीज में कर्व्ड आर्म्स होती हैं, जिनकी वजह से ये गैलेक्सीज पिन व्हील यानी चक्री की तरह दिखाई देती है। 2. इलिप्टिकल गैलेक्सीज यानी कि दीर्घ वृत्ताकार, ये गैलेक्सीज स्मूथ और राउंड शेप गैलेक्सीज होती है क्योंकि इन गैलेक्सीज में मौजूद स्टार्स के ऑर्बिट्स हर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। इनमें थोड़ी गैस और डस्ट होती है और इनमें यंग स्टार्स मौजूद नहीं होते हैं। इन गैलेक्सीज के चारों तरफ ग्लोबुलर स्टार्स क्लस्टर और डार्क मैटर पाया जाता है। 3. इर्रेगुलर गैलेक्सी, ऐसी बहुत सी गैलेक्सीज होती हैं जो ना तो वोवल और ना ही स्पाइरल होती हैं, तो ऐसी गैलेक्सीज को इर्रेगुलर गैलेक्सीज कहा जाता है। 7. क्या गैलेक्सीज आपस में भी टकराती भी हैं क्योंकि ये इतनी सारी होती हैं? हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि गैलेक्सीज एक दूसरे के बहुत करीब आ जाती हैं और इनमें टकराव भी हो जाता है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे करीबी गैलेक्सी का नाम एंड्रोमेडा है और जब ये दोनों गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराएंगी तो ये दोनों गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, नष्ट हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कम से कम 5 बिलियन ईयर्स तक तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो जो आप बीच बीच में सुनते हैं कि दुनिया खत्म होने वाली है या ऐसा कुछ हो जाएगा, तो चिल मारिए, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर हम इंसान खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारें, कुछ ऐसा बना दें, कुछ ऐसा क्रिएट कर दें, तो फिर तो भगवान भी नहीं बचा सकता। फिलहाल अभी ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बस आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए और खुश रहिए। नीलेश को उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए गैलेक्सी के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिल गई है। वर्म होल क्या है? क्या आपको भी ऐसे सवाल आते हैं? अगर वर्म होल के बारे में या फिर वर्म होल से जुड़े जिन सवालों के सवाल आपके मन में होंगे तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। कई सालों पहले सभी लोगों की सोच इस ब्रह्मांड को लेकर काफी अलग थी, पर जब से विज्ञान का जन्म हुआ है, मानो कुछ पुरानी बातों पर जैसे ताला लग गया है। जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे कि ऊपर आसमान में जो तारे हैं वे सभी तारे रेत के दानों जितने छोटे हैं, उन तारों में भगवान का घर है। पता नहीं क्या क्या सोचते थे, पर जब से विज्ञान ने टेलीस्कोप की सहायता ली तो हमें पता चला कि वे तारे रेत के समान नहीं बल्कि हमारे पृथ्वी ग्रह जितने विशाल है और उससे भी विशाल का एक ग्रह इस ब्रह्मांड में मौजूद है। शुरू से ही ब्रह्मांड हमारे लिए एक चर्चा का विषय है। हम आज तक भी सारे ब्रह्मांड के रहस्य को नहीं जान पाए हैं। हमारे पास ब्रह्मांड को लेकर आज जितना ज्ञान है वो ज्ञान रत्ती जितना है। हम आज भी पूरी ताकत ब्रह्मांड के बारे में और जानने के लिए लगा रहे हैं। इस प्रयास में हमने कुछ महान ज्ञान को प्रकट किया है जो पहले कभी हमारे सोच से बाहर था। उसमें से एक विषय है वर्म होल के बारे में। हम में से किसी ने भी आज तक वर्म होल को नहीं देखा है। वर्म होल यह सिर्फ एक काल्पनिक कॉन्सेप्ट है जिसका सिर्फ हमने अनुमान लगाया है। तो आइए जानते हैं वर्म होल के बारे में कि आखिर वर्म होल होते क्या है। सीधी भाषा में बताया जाए तो वर्म होल एक छोटा सा रास्ता है जो दो जगहों को जोड़ता है। यह दो जगहों का मतलब किसी नजदीक के जगह नहीं, बल्कि उन दो जगहों में लाखों प्रकाश वर्ष दूरी हो। यदि हम वर्म होल को पाने में सफल होते हैं तो हम अरबों खरबों की दूरी कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। आपको ये सुनकर जरूर वर्म होल मजेदार लग रहा होगा, पर अभी तो शुरुआत है। कहा जाता है कि वर्म होल की मदद से हम समय यात्रा भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम समय यात्रा भी कर सकते हैं और ये तभी मुमकिन होगा जब हम वर्म होल को ढूंढ लेंगे। वर्म होल से हम लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष का रास्ता बड़े आसानी से पार कर सकते हैं, एक ऐसा रास्ता जो स्पेस को मोड़कर बनाता है। वर्म होल से हम समय यात्रा कर सकते हैं।
वॉर्म होल की खोज किसने की? आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर इस वॉर्म होल की खोज किसने की। मैं इस प्रश्न के उत्तर देने से पहले बता दूं कि वॉर्म होल आज तक किसी ने नहीं देखा। जी हाँ, वॉर्म होल महज सिर्फ एक कल्पना है, जिसकी कल्पना 1935 में दो विज्ञानों द्वारा की गई थी। उन विज्ञानों के नाम थे अल्बर्ट आइंस्टाइन और नाथा हसन। इन्हीं दो विज्ञानों ने वॉर्म होल की कल्पना की थी। वॉर्म होल सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसे होने का दावा भी किया है। ये सच है कि आज तक हम वॉर्म होल को पाने में सक्षम नहीं हुए हैं, पर उन विज्ञानों ने वॉर्म होल के बारे में गणित के इक्वेशंस के मदद से उसे सारी दुनिया के सामने रखा था। वॉर्म होल के बारे में सिर्फ आपको मूवीज में नाटकीय रूपांतर में दिखाई देगा, पर ना तो असल जिंदगी में किसी ने वॉर्म होल देखा है, ना ही हमें महसूस हुआ है। वॉर्म होल कैसे काम करता है? जैसा कि आपने जाना कि वॉर्म होल एक रास्ता है जहां से हम करोड़ों प्रकाश वर्षों की दूरी भी कुछ मिनटों में किया जा सकता है। अगर वॉर्म होल का पता हमें लग जाए तो हम सारे ग्रहों पर कुछ ही क्षणों में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हमें वॉर्म होल का पता भी चल जाए फिर भी हमें एंटी मैटर की जरूरत होगी। आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये अब एंटी मैटर क्या है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वॉर्म होल की खोज कैसे हुई? जब से वॉर्म होल की खोज हुई है तब से कई सारे नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। किसका मानना है कि अगर हम वॉर्म होल की खोज कर लेते हैं तो समय यात्रा मुमकिन है, हम आने वाले संकटों को भी दूर कर सकते हैं। पर आखिरकार वॉर्म होल की कल्पना कैसे आए? कैसे वैज्ञानिक ये पता कर पाए, सोच पाए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जिससे करोड़ों प्रकाश वर्ष के अंतर को भी चुटकियों में पर किया जा सकता है? जब 1900 सदी का दौर चल रहा था तब सभी वैज्ञानिक न्यूटन के बताए गए रास्ते पर चल रहे थे। सारे वैज्ञानिक न्यूटन के गणित और न्यूटन के खोजे गए वस्तुओं पर हद से ज्यादा विश्वास करते थे। तब के वक्त न्यूटन ही सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में दुनिया को बताकर सबको हिलाकर रख दिया था। कोई भी उनके गणित के इक्वेशन से भिड़ता नहीं था। हद तो तब हुई जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण में लगने वाले बल का फॉर्मूला निकाला, और इस फॉर्मूले में उन्होंने बताया कि अगर कोई भी दो वस्तुएं ले ली जाए जिनके पास मास हो तो वे एक दूसरे को आकर्षित करती है। जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसके तरफ सारे कम मास वाले वस्तुएं परिक्रमा लगाएगी या फिर उसके पास आकर्षित होगी। F=gm1m2r2। इस फार्मूले में न्यूटन ने बता तो दिया था कि सब वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, पर न्यूटन ने यह नहीं बताया था कि वे ऐसा क्यों करते हैं। ऐसे सवाल जिसके मन में आते हैं, जैसे कि क्यों, कैसे, कब, ऐसा क्यों, तो मानो वे बच्चे बड़े होकर कुछ नया निर्माण करेंगे जो सारी दुनिया को स्वीकारना होगा। ऐसा ही एक बच्चा 1900 सदी में आया और उसके मन में भी ये सवाल आया कि आखिरकार दो मास वाली वस्तुएं आपस में गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगा पाती है। फिर आइंस्टाइन अपने काम पर लग गए और मानो यही से वॉर्म होल की उत्पत्ति हो गई थी। आइंस्टाइन ने वॉर्म होल का कैसे पता चलाया? जैसे ही आइंस्टाइन के मन में सवाल आया कि आखिरकार न्यूटन के गणित में जो गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है उसमें दो वस्तुएं आपस में कैसे खिंची चली आती है, इस प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते आइंस्टाइन इस नतीजे पर पहुंचे कि सारा ब्रह्मांड एक चादर जैसी वस्तु में है, जिससे एक वस्तु दूसरे ज्यादा वजन वाले वस्तु से आकर्षित होता है। सभी ग्रह अपने मास के हिसाब से स्पेस को मोड़ रहे हैं और उसकी परिक्रमा लगाने लगता है। जैसे कि हमारी सूरज गंगा में सूरज का मास सबसे ज्यादा है, इसकी वजह से हम पृथ्वी के साथ सूरज की परिक्रमा कराते हैं। जैसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने न्यूटन के बताई हुई बातों पर गौर किया और उसमें अपना दिमाग लड़ाया, तब उन्हें पता चला कि ये सब ग्रेविटी का क्या चक्कर है। उन्होंने बताया कि हम जिस स्पेस में रहते हैं वो एक चादर जैसा है। चादर जैसा इसीलिए क्योंकि जब कोई चीज जिसे मास हो, वजन हो, वो वस्तु उस चादर में जाते ही अपने मास अनुसार अपनी जगह जितना गड्ढा उस चादर में कर लेता है। इस चादर को आइंस्टाइन ने इस चादर को स्पेस कहा। जब आइंस्टाइन को पता चला कि हम इस चादर में रहते हैं जिसे हमारा ग्रह अपने वजन से उसमें गड्ढा करता है, तभी आइंस्टाइन ने कहा कि क्यों ना हम इस चादर को पूरी तरह से मोड़ दे। चादर को मेरा मतलब है यहाँ स्पेस को अगर हम मोड़ते हैं तो हम पाएंगे कि स्पेस के दूसरे हिस्से के ग्रह हमारे ऊपर आ जाएंगे। ऐसा करने से दोनों ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के बल से एक रास्ता तैयार होगा।
ऐसा करने से करोड़ों ऊर्जा वर्ष का रास्ता बहुत ही कम हो जाएगा और जिससे हम ट्रेवल करके आसानी से उस ग्रह पर जा सकते हैं। यही थी आइंस्टाइन का वर्महोल की खोज, जिसने सारे विज्ञान को सोचने में मजबूर कर दिया। इस 2000 सदी में भी जहां टेक्नोलॉजी का इतना भरमार है, फिर भी आइंस्टाइन की बातों पर आज भी भरोसा कर काफी वैज्ञानिक वर्महोल को कैसे खोजा जाए इस विषय पर खोज कर रहे हैं। तो ब्लैक होल क्या है? जानिए ब्लैक होल के रहस्य। ब्लैक होल के बारे में सभी ने सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि कम लोग ही जानते होंगे कि ब्लैक होल क्या होता। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल क्या होता है? नहीं? तो चलिए जान लेते हैं कि यह क्या होता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस वर्ल्ड 4 चैनल में हूं नीलेश यादव। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता। मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। मतलब यह कि इसमें जो भी डाला वह बाहर नहीं निकलेगा। आप इसे इस तरह समझें कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आता है, तभी वह चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौट कर ही नहीं आया तो वह जगह ब्लैक होल हो सकता है। ऐसा ही स्पेस में होता है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खिंचाकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट हॉराइजन कहते हैं। किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट हॉराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। ब्लैक होल की खोज कार्ल स्क्वार्ज़चिल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। ये हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हों या फिर अंतरिक्षयान से बाहर निकले हों और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाएं और उसमें गिर जाएं। ऐसे में आपके साथ क्या होगा? इसकी कई संभावनाएं हैं। मतलब यह कि एक बात तो स्पष्ट है कि ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ब्लैक होल क्या है। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है। हम जिस ग्रह पर हैं उससे मीलों दूर स्थित चांद पर दशकों से शोध चल रहे हैं। कई चंद्र मिशन भेजकर महत्वपूर्ण जानकारी और तथ्य जुटाए जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम चंद्रमा के बारे में ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानेंगे जो हम सभी को हैरत में डालते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस वर्ल्ड 4 चैनल में हूं नीलेश यादव। हम बचपन से चंदा मामा की कहानियां सुनते आए हैं। शायरियों में चांद का मुखड़ा किसी को माना है। आगे की पढ़ाई में जाना कि चांद अर्थात चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। नासा सहित कई देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने वहां पहुंचने में भी सफलता अर्जित की है। लेकिन विज्ञान की इतनी प्रगति के बाद भी चंद्रमा के बारे में हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है। रोज कई नया तथ्य सामने आ जाता है। आज आपको चंद्रमा के कुछ रोचक तथ्य एवं रोचक जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं जिन्हें शायद आप आज तक नहीं जानते होंगे। चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर समय समय पर अलग अलग देशों से अलग अलग शोध सामने आते रहे हैं। अब किसी भी सिद्धांत को सर्वमान्य नहीं माना गया है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। हाल ही में आए एक शोध में यह माना गया है कि हजारों साल पूर्व कोई ग्रह पृथ्वी से टकराया तथा जिससे चांद का जन्म हुआ। अपनी बात के प्रमाण के रूप में वो अपोलो यात्रियों की चांद से लाई गई उन पत्थरों की तस्वीर को मानते हैं जो पूर्व में थिया नामक ग्रह था। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है तथा वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। उसका एक चक्कर 27.3 दिनों में पूरा होता है तथा ये चंद्र ग्रहण तथा ज्वार भाटे का कारण बनता है। 1972 तक विभिन्न देशों के 12 खगोल वैज्ञानिक चंद्रमा पर जा चुके थे। इसके बाद तक किसी देश का अभियान चंद्रमा पर नहीं गया है। चंद्रमा का कुल भार 81 अरब टन बताया जाता है, जो पृथ्वी के कुल भार का 27% ही है। पूर्णिमा को जब चांद अपनी 16 कलाओं के साथ उदय होता है तो ये अर्ध
चंद्रमा से 9 गुना अधिक प्रकाशमान होता है। एलन शेपर्ड ने चंद्रमा पर गोल्फ गेंद हिट की तो उनकी हिट की गई बॉल तकरीबन 900 मीटर तक दूर गई। कहते हैं कि यदि चांद नहीं होता तो हमारा दिन मात्र 6 घंटे का ही होता। पृथ्वी पर चंद्रमा की तुलना में 6 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल है। यदि एक इंसान का भार धरती पर 100 किलो है तो चंद्रमा पर इसका 6 गुना कम यानी 16-17 किलोग्राम ही होगा। पृथ्वी के व्यास का चंद्रमा 1/4 है। इस तरह के 50 चंद्रमा पृथ्वी में समा सकते हैं। नीचे से देखने में चंद्रमा गोल दिखता है मगर इसकी आकृति अंडाकार है। हम धरती से चांद का 60% भाग ही देख पाते हैं, शेष भाग दूसरी तरफ रह जाता है जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं। मगर नासा द्वारा चंद्रमा के अब तक के अनदेखे भाग की तस्वीर ली जा चुकी है। चंद्रमा पर कोई वनस्पति नहीं है जिसका कारण वहां हवा तथा जल का न होना है। जब प्रथम चंद्रमा यात्री नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे तो उनके कदम के निशान अभी तक बने हुए हैं। हवा की अनुपस्थिति के कारण ऐसा होता है कि निशान नहीं मिटते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 181 उपग्रह बताए जाते हैं। आकार के लिहाज से चंद्रमा 5वें नंबर पर हैं। विभिन्न देशों ने अलग अलग ग्रहों पर अपने मिशन बनाए हैं। भारत ने चंद्रमा के बारे में वहां जल की खोज तथा जीवन की संभावनाओं को तराशने के कार्य पर है। यदि वह सफल हो पाया तो चांद पर मानव जीवन का सपना साकार हो सकेगा। सबसे पहले चंद्रमा पर जाने का रिकॉर्ड अमेरिका ने अपने नाम किया। उन्हें अपने इस मिशन के लिए अपार पैसा और धन खर्च करने के बाद सफलता हाथ लगी। लगभग 10 साल और $100 बिलियन खर्च करने के बाद नासा नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भेजने में कामयाब रहे। चांद पर अमेरिका के कई निशान हैं जिनमें उनके यात्रियों के पैर के निशान, राइट ब्रदर की जहाज का एक छोटा टुकड़ा, 60 मल मूत्र की थैलियां तथा स्वयं का वाईफाई सेटअप नासा चंद्रमा पर लगाने में सक्षम रहा है। रात को चंद्रमा की रोशनी स्वयं चांद नहीं देता है बल्कि ये सूर्य की परावर्तित किरणें हैं जो चांद पर पड़ने के बाद धरती पर आती है। जितने भाग पर रोशनी पड़ती है उतना ही भाग हमें दिखाई देता है। चांद पर पृथ्वी की तरह ही कई पर्वतमालाएं हैं। वहां की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम मानस हुइगोनस दिया गया है जिनकी ऊंचाई 5000 मीटर है। ऐसा माना जाता है कि सोवियत संघ के खेमे को अपनी शक्ति का एहसास करवाने के लिए अमेरिका ने 1950 में चंद्रमा पर परमाणु बम गिराने की योजना भी निर्मित की थी जिसे बाद में टाल दिया गया। सूर्य से कम दूरी का सीधा प्रभाव चांद के तापमान पर पड़ता है। जब यहाँ सीधी किरणें पड़ती है तो दिन का तापमान 150 सेल्सियस एवं रात का तापमान ऋणात्मक 150 तक चला जाता है। चंद्रमा की यात्रा की सफलता का जितना प्रतिशत है उतना विफलता का भी है। यही वजह है कि चांद की सैर को निकले 75 से अधिक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर ही समाप्त हो गए। तो सैटेलाइट उपग्रह कैसे काम करता है? सैटेलाइट क्या है? संचार क्रांति के इस युग में सैटेलाइट यानी उपग्रह आज हर आदमी के जीवन का हिस्सा है। हमें एहसास हो न हो लेकिन ये सैटेलाइट्स ही हैं जो आज की तेज भागती दुनिया में हमें आपस में कनेक्ट रखते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, टीवी, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, इंटरनेट आज के जीवन के अनिवार्य हिस्सा हैं और इनका चलना सैटेलाइट के बिना संभव नहीं। आइए जानते हैं सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट कैसे काम करता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं साइंस वर्ल्ड 4 चैनल में हूँ नीलेश यादव। सैटेलाइट यानी उपग्रह मानव निर्मित वस्तु हैं जो अंतरिक्ष में एक निश्चित ऊंचाई से धरती के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस तरह चांद धरती की परिक्रमा करता है उसी तरह ये भी करते हैं। चांद को धरती का नेचुरल सैटेलाइट कहा जाता है, उसी तरह सैटेलाइट को मानव निर्मित चांद कह सकते हैं। सैटेलाइट अंतरिक्ष से धरती को देखने वाली आंखों की तरह काम करते हैं। सैटेलाइट अंतरिक्ष में सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई से काम करने वाले संचार टावरों के तरह काम करते हैं। सैटेलाइट को रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में पहुंचाया जाता है। जिस गति से रॉकेट सैटेलाइट को उसकी कक्षा में पहुंचाता है लगभग उसी गति से सैटेलाइट पृथ्वी के चक्कर लगाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण सैटेलाइट की गति संतुलित रहती है और वह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता है, अन्यथा वह सीधी रेखा में अंतरिक्ष में दूर निकल जाएगा। सैटेलाइट में लगे उपकरणों को काम करने के लिए सौर ऊर्जा से बिजली मिलती है। इसके लिए सैटेलाइट पर सोलर पैनल लगे होते हैं। सैटेलाइट क्या काम करते हैं?
सैटेलाइट मुख्य रूप से दो कामों के लिए अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं: पृथ्वी की तस्वीरें खींचने और टेलीकम्युनिकेशन के सिग्नलों को धरती पर प्रसारित करने। पृथ्वी की तस्वीरें खींचने वाले सैटेलाइट्स उनमें लगे हाई रेजोल्यूशन के पावरफुल कैमरों की मदद से धरती की तस्वीरें खींचकर धरती पर स्थित रिसीविंग स्टेशन को भेजते हैं। इन उपग्रहों की मदद से ही मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, धरती की स्थलाकृति के बारे में पता चलता है, मैपिंग नक्शा निर्माण में मदद मिलती है, बाढ़, सूखा, जंगल की आग, वनों की कटाई आदि की सटीक जानकारी मिलती है। ऐसे सैटेलाइट्स की मदद से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की चौकसी और सीमा पार की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट संचार उपग्रह पृथ्वी पर टेलीकम्युनिकेशन में मदद करते हैं। इनकी मदद से ही हम टेलीविजन देख पाते हैं और मोबाइल फोन में जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम का उपयोग कर पाते हैं। ऐसे सैटेलाइट पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष में एक निर्धारित ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। संचार उपग्रह जियोस्टेशनरी कक्षाओं में 36,000 किमी या उससे ऊपर स्थापित किए जाते हैं। ये धरती के ऊपर एक जगह पर स्थिर रहते हैं क्योंकि इनकी परिक्रमण गति पृथ्वी की घूर्णन गति के बराबर होती है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट में सिग्नल रिसीव करने और उन्हें प्रसारित करने के सिस्टम ट्रांसपोंडर कहलाते हैं। एक सैटेलाइट पर कई ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं जो अलग अलग प्रसारण चैनलों को सपोर्ट करते हैं। धरती के प्रसारण केंद्रों से भेजे जाने वाले सिग्नल को रिसीव करने के बाद ये सैटेलाइट्स उन्हें फिर धरती पर प्रसारित कर देते हैं। जैसे कोई संचार टावर होता है, धरती पर ये टावर जितने ऊंचे होंगे उनसे उतने ही बड़े एरिया तक संचार सिग्नल प्रसारित किए जा सकते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऐसे ही टावरों की तरह काम करते हैं। अंतरिक्ष में बहुत ऊंचाई पर होने के कारण इनसे प्रसारित सिग्नल धरती पर लगाए गए किसी भी टावर की मुकाबले धरती के बहुत बड़े क्षेत्रफल को कवर करते हैं। धरती के चारों ओर स्थापित ऐसे 20 से अधिक सैटेलाइट्स की मदद से पूरी धरती पर सिग्नल प्रसारित किए जा सकते हैं। सैटेलाइट्स की मदद से संपूर्ण धरती पर संचार की ऐसी व्यवस्था जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम कहलाती है। हमारे मोबाइल फोन का या अन्य नेविगेशन सिस्टम इसी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के आधार पर काम करता है। सैटेलाइट धरती का परिक्रमण ऊंचाई के आधार पर 3 तरह की अलग अलग कक्षाओं में करते हैं। पहली सबसे निचली कक्षा लो अर्थ ऑर्बिट कहलाती है, जिसकी ऊंचाई 160 किमी से 1600 किमी के बीच होती है। दूसरी कक्षा होती है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसकी ऊंचाई 10,000 से 20,000 किमी के बीच होती है। तीसरी कक्षा जियोस्टेशनरी भूस्थैतिक या जियोसिंक्रोनस भूतुल्य कक्षा कहलाती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 36,000 किमी या उससे अधिक होती है। काम के अनुसार सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं, पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, दूसरा कम्युनिकेशन सैटेलाइट। वजन के अनुसार सैटेलाइट्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे 1 kg से कम वजन के सैटेलाइट पिको सैटेलाइट, 1 kg से लेकर 10 kg तक के नैनो सैटेलाइट, 10 kg से लेकर 100 kg तक के माइक्रो सैटेलाइट, 100 kg से लेकर 500 kg तक के मिनी सैटेलाइट, 500 kg से लेकर 1000 kg तक के मीडियम सैटेलाइट, 1000 kg से अधिक वजन के लार्ज सैटेलाइट कहलाते हैं। अंतरिक्ष क्या है, इसके बारे में हमने कब से सोचना शुरू किया तथा इसके बारे में सोचने की वजह क्या थी, आदि प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही रोमांचक होने वाला है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस वर्ल्ड 4 चैनल में हूँ नीलेश यादव। अंतरिक्ष विज्ञान यानी खगोल शास्त्र का जन्म किस देश में और किस समय हुआ होगा, इस विषय पर सभी विद्वान एकमत नहीं है। प्रारंभ में यह केवल निरीक्षणात्मक रहा होगा, लेकिन क्रमशः वैज्ञानिक स्वरूप पाकर वह वर्तमान में खगोल विज्ञान बन गया। इस विधा का चरमोत्कर्ष मिस्र के पिरामिडों द्वारा लगभग ईसा पूर्व 2500 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था। प्राचीन काल से ही मानव ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए प्रयत्नशील रहा है। सभ्यता के प्रारंभिक काल में पृथ्वी से आकाश की गतिविधियों को देख पाना संभव नहीं था, किंतु लंबे समय तक इन आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को देखकर प्राप्त निष्कर्षों की सहायता से मानव ने पुरानी मान्यताओं को गलत साबित कर दिया है। खगोल शास्त्रियों ने विश्व के सामने कई नए सिद्धांत और परिकल्पनाएं पेश की है। अंतरिक्ष या खगोलीय खोज में भारत की प्राचीन सभ्यताओं सहित मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन और यूनान का योगदान रहा है।
मानव ने पुरातन काल से ही कई यंत्रों की सहायता से सौर मंडल, ग्रहों एवं तारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। रॉकेट की सहायता से कई अंतरिक्ष में भेजे गए थे। अंतरिक्ष क्या है? उस पिंड को अंतरिक्ष कहते हैं जो पृथ्वी से दूर शून्य होता है। प्राचीन भारत के संस्कृत और वैदिक साहित्य में अंतरिक्ष शब्द का प्रयोग कई बार आता है। वैदिक साहित्य में इसका अर्थ तारे, सूर्य और पृथ्वी लोक के मध्य के भाग को अंतरिक्ष कहा जाता है। वेदों में इसका प्रयोग पृथ्वी के साथ देखने को मिलता है। इस तरह प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार अंतरिक्ष में वायुमंडल को भी सम्मिलित कर सकते हैं, मगर आधुनिक परिभाषा में अंतरिक्ष में वायुमंडल को इसके अंतर्गत नहीं माना जाता है। फिलहाल जो भी हो, अंतरिक्ष का आकार इतना बड़ा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। खगोल विज्ञान के मुताबिक स्पेस एक 3D अर्थात त्रिविमीय क्षेत्र है जिसकी शुरुआत पृथ्वी के वायुमंडल की समाप्ति से होती है। यह उस ऊंचाई पर है जहां से कोई भी ग्रह पृथ्वी की सीमा में बिना गिरे स्वयं को अपनी कक्षा में बनाए रखते हैं। उसे हम अंतरिक्ष का भाग कह सकते हैं। आखिर अंतरिक्ष खोज का मुख्य कारण क्या था? अभी तक प्रमाणों के आधार पर ऐसा ज्ञात हुआ है कि पिरामिड के निर्माण के संबंध तारों की दिशा और गति को जानने के लिए किया गया था। गीजा के महान पिरामिड का ध्रुव तारे की सिद्ध में होना इस बात का प्रमाण है। मिस्र व चीन का खगोल इतिहास स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो सका है, फिर भी चीन में खगोलीय ज्ञान की शुरुआत ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से आंकी गई है। संपूर्ण एशिया के लिए चीनी खगोलीय विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण था। वैज्ञानिकों का विचार है कि विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका चीन में ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में तैयार हुई थी। इसी आधार पर पश्चिमी अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ यूरोप के यूनान में संभव हुआ। भारत के खगोलविद भी अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से ही प्रयत्नशील रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य द्वितीय आदि है। आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे जिनकी मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है। इन्होंने पृथ्वी स्थिर नहीं है इस बात को ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में ही बता दी थी। इसके घूमने के कारण हमें लगता है कि तारे उदयवस्त होते हैं। उन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग 24,835 मील बताई थी, जो कि आधुनिक काल में भूवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई परिधि 24,901 मील के लगभग बराबर है, जो कि आधुनिक काल से केवल 66 मील कम है। आर्यभट्ट ने चंद्रग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था, जो अटल सत्य है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। यूनान में भी ईसा पूर्व 4ठी सदी से अंतरिक्ष ज्ञान विज्ञान का विकास होने लगा। इसमें प्रमुख दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और टालेमी थे। उस समय माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य इसके चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। यह धारणा 16वीं सदी तक बनी रही, जिसे कोपरनिकस ने गलत साबित किया। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन इराटोस्थेनेस ने ईसा पूर्व 3री शताब्दी में किया था। भारत के प्रसिद्ध खगोलशास्त्रियों में भास्कराचार्य द्वितीय प्रसिद्ध है। इनका जन्म 1114 ईसा में हुआ था। इस विद्वान ने मात्र 36 वर्ष की आयु में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। उनका मानना था कि पृथ्वी गोलाकार है तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण सभी चीजों को अपनी ओर खींचती है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय खगोलशास्त्रियों ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण आदि का प्रतिपादन न्यूटन से कई सदियों पूर्व ही कर लिया था। भास्कराचार्य के ग्रंथों में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति शास्त्र आदि का विस्तृत वर्णन है। अंतरिक्ष के बारे में कुछ रोचक तथ्य। यूरी गैगरिन अंतरिक्ष की सैर करने वाले पहले इंसान थे। 1961 में उन्होंने स्पेस का चक्कर लगाया था। स्पेस में वायु का अभाव है, जिस कारण बिना ऑक्सीजन के व्यक्ति 2 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह पाता है। स्पेस आवाज शून्य है, यहाँ तक कि व्यक्ति स्वयं की आवाज भी नहीं सुन पाता है। वायुमंडल के अभाव के कारण ऐसा होता है। यहाँ से सूर्य व पृथ्वी काली नजर आती है। अमेरिका द्वारा स्पेस में एक बार हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया गया था। ये जापान पर गिराए गए परमाणु से सैकड़ों गुना अधिक प्रभावशाली था। यूएसए के सहयोग से ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण किया गया है। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर 15 बार सूर्य अस्तोदय होता है।
हेलो दोस्तों, साइंस वर्ल्ड 4 चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलेश यादव। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। डार्क मैटर क्या है? व्हाट इज डार्क मैटर? ब्रह्मांड का लगभग 80% हिस्सा ऐसे पदार्थों से बना हुआ है जिनका वैज्ञानिक अवलोकन नहीं कर पाते, जिसे डार्क मैटर कहा जाता है। ये ऊर्जा या रोशनी प्रतिबिंबित नहीं करता। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पता लगना मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि तारों की गति से इनकी स्थिति का पता लग सकता है। सन 1950 से जब दूसरे आकाश गंगाओं पर अध्ययन चालू हुआ तो वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की कि ब्रह्मांड में बहुत मात्रा में ऐसे पदार्थ मौजूद हैं जिन्हें खुली आंखों से देख पाना मुश्किल है। इस तरह से डार्क मैटर के सिद्धांत का अवलोकन चालू हुआ। पीटर वन डोकुम नामक येले यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक टीम की मदद से ड्रैगनफ्लाई 44 नामक आकाश गंगा का खोज किया, जो कि पूरी तरह से डार्क मैटर से भरा हुआ है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में वैज्ञानिकों को अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। ऐसा माना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड बायरोनिक पदार्थों से मिलकर बना है, किंतु डार्क मैटर के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि ये कैसे बने, इनका अनुमान लगाना मुश्किल है। इनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही इनकी उपस्थिति होने का अनुमान लग सका है। डार्क मैटर की खोज। डिस्कवरी ऑफ डार्क मैटर। सन 1950 एवं 60 के दशक में जब वैज्ञानिकों ने स्पाइरल आकाश गंगाओं के परिक्रमा पथ का माप लेना शुरू किया, उन्हें उम्मीद थी कि आकाश गंगा के बीच में तारे मिलेंगे, किंतु उन्होंने पाया कि वहां जो दृश्य मैटर थे वो सतह पर संकेंद्रित थे एवं उनकी गति तारों के मुकाबले कई गुना तेज थी। वे अलग अलग दिशाओं में बहते हुए प्रतीत हो रहे थे। इससे वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आकाश गंगा में उस जगह पर कोई ऐसा पदार्थ मौजूद है जो कि अदृश्य है, जिसे डार्क मैटर का नाम दिया गया। डार्क मैटर का मापकरण। मेजरमेंट ऑफ डार्क मैटर। जैसे जैसे वैज्ञानिकों को डार्क मैटर के बारे में सुराग मिलते रहे, उसके आधार पर उन्होंने कंप्यूटर की मदद से इसके मॉडल तैयार करने शुरू किए। उन्होंने इस बात का अवलोकन किया कि बायरोनिक मैटर और डार्क मैटर किस प्रकार एक साथ मौजूद रहेंगे। इस जानकारी के आधार पर कंप्यूटर द्वारा मॉडल तैयार किया गया। इस अनुकरण के आधार पर यह कहा गया कि डार्क मैटर एक जाल में गुंथे हुए चीज जैसा है जो सामान्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थों के साथ घुला मिला हुआ है। कुछ जगहों पर वह गांठ की तरह एकत्रित हुए दिखाई देता है। एक और तरीका है जिसे गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कहा जाता है, जिसके मदद से वैज्ञानिक डार्क मैटर का और सटीक रूप तैयार करने में लगे हुए हैं। डार्क मैटर के पदार्थों की पहचान। ज्यादातर वैज्ञानिक अब डार्क मैटर की उपस्थिति की बात को स्वीकारने लगे हैं। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने एक खोज की है जिसे उन्होंने मैसिव कॉम्पैक्ट हैलो ऑब्जेक्ट माचोस का नाम दिया है। माचोस एक प्रकार के भरी पिंड हैं जो कि आकाश गंगा के प्रभामंडल में निवास करते हैं, लेकिन इनका खोज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनकी चमक बहुत कम होती है। उदाहरण स्वरूप ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, भूरे ड्वार्फ इत्यादि। फिर भी माचोस डार्क मैटर के होने का पूरे तरह से होने का सबूत देने में अक्षम हैं। इसी तरह कई प्रकार के थ्योरी हैं जो डार्क मैटर के होने का सबूत देते रहते हैं। तो मंगल ग्रह का रहस्य। मंगल ग्रह एक रहस्यमय ग्रह है और उसके तथ्य भी बहुत चौंका देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम इस रहस्य में मंगल ग्रह से जुड़ी जानकारी और मंगल ग्रह से जुड़ी पृथ्वी की सभ्यताओं के रहस्य के बारे में विस्तारित रूप से जानेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस वर्ल्ड 4 चैनल में हूं नीलेश यादव। मंगल ग्रह ऐसा ग्रह है जो लाल दिखता है। वहां पर आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा की वजह से उसकी सतह लाल दिखती है। इस वजह से उसे रेड प्लेनेट भी कहते हैं। मंगल ग्रह पृथ्वी से 200 से 225 मिलियन किलोमीटर दूर है। भारत से लेकर पूरी दुनिया में मंगल ग्रह ने हमेशा हमारा ध्यान खींचा है और आकर्षित किया है। यह रहस्यमय ग्रह सोचने में मजबूर करता है कि कभी मंगल ग्रह पर जीवन रहा होगा। 20 अगस्त 1975 में अमेरिका ने टाइटन रॉकेट लॉन्च किया और वो वाइकिन नामक एक यान साथ ले जा रहा था और उसकी मंजिल मंगल ग्रह थी। 10 महीने बाद वाइकिन यान पहली बार मंगल की भूमि पर उतरा और उसने वहां का निरीक्षण करना शुरू कर दिया कि वहां के हालात कैसे हैं, सतह कैसी है, वायुमंडल कैसा है। उसके आधार पर वहां की सतह हमारे पृथ्वी और रेगिस्तान की जैसी है। वाइकिन यान ने वहां के मिट्टी का परीक्षण करना शुरू कर दिया तो नतीजे चौंका देने वाले निकले।
कि वहां की मिट्टी में कुछ जीव जंतु निकले और इस पर कई विवाद भी खड़े हो गए। एक बार फिर 4 जुलाई 1997 में नासा का यान पानी और जीवन की तलाश में मंगल ग्रह पर गया था। वहां पर सोजनर रोवर ने खोजबीन शुरू करके उस सतह पर प्राचीन जीवन के लक्षण ढूंढने लगा। उसके आधार पर वहां कहीं कहीं पे सतह नदी के सूखे तले जैसे और महासागर के सूखे तले जैसी है। इसका मतलब वहां सदियों पहले नदी नाले और महासागर भी थे, इसलिए वहां ये निशान पाए गए थे। और वहां पानी था तो जीवन भी रहा होगा। कई दशक मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के बाद ये निष्कर्ष लगाया गया कि किसी जमाने में वहां जबरदस्त धूमकेतु या उल्का की टक्कर हुई होंगी, उस वजह से मंगल ग्रह तबाह हुआ होगा। और वहां पे बड़ी मात्रा में जेनॉन 129 गैस मिली है। ये गैस परमाणु विस्फोट के बाद तैयार होती है। इसलिए कई वैज्ञानिक मानते हैं कि मंगल ग्रह पर कई बार परमाणु विस्फोट किया गया है या वहां पर परमाणु युद्ध हुआ होगा, इसलिए ये ग्रह तबाह हुआ होगा। माया सभ्यता का हजारों सालों पहले हमारी धरती पर वास था। माया सभ्यता मानव इतिहास के रहस्यमय सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी, मगर क्या हुआ कि वो अचानक गायब हो गए। माया सभ्यता को प्राचीन खगोलीय ज्ञान था और उन्होंने विभिन्न घटनाओं को, धार्मिक त्योहारों को और जन्म मरण का रिकॉर्ड रखने के लिए पंचांग बनाया, जिसे माया कैलेंडर कहते हैं। उनका कैलेंडर मंगल ग्रह के चाल पर है और माया के खगोल शास्त्र में भी मंगल ग्रह को महत्व दिखाई देता है। माया सभ्यता ने हजारों साल पहले माया काल के मृतकों के माध्यम से बताया गया है कि मंगल ग्रह कैसे तबाह हुआ। उन्होंने पहेली में वैसा ही दिखाया जैसे हमारे आज के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह कैसे तबाह हुआ इसकी खोज की है। माया सभ्यता ने उस जमाने में ऐसी खोज कैसी की होंगी? क्या पृथ्वी पर मंगल के जीव आते जाते रहते होंगे? मंगल ग्रह पर जीवन संभव है? मंगल ग्रह की भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के काफी समान हैं। इसलिए इस ग्रह पर जीवन होने की संभावना बहुत है। मंगल ग्रह पर जीवन होने के सबूत हमारी पृथ्वी के प्राचीन मृतकों में हमेशा दिखाई देते हैं कि वहां भी उच्च सभ्यता का वास था और वो हमारी पृथ्वी पर आते जाते थे। अगर मंगल ग्रह पर जीवन था तो ब्रह्मांड में कई ग्रहों पर जीवन के संकेत क्यों नहीं हो सकते? ये तो आने वाले दिनों में बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मंगल ग्रह पृथ्वी से कितनी दूर है? पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी समय समय पर बदलती रहती है। मंगल और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 22.5 करोड़ 225 मिलियन किलोमीटर है। क्या मंगल ग्रह पर पानी है? हाल ही में नासा के संशोधन अनुसार मंगल ग्रह पर पानी होने का पक्का सबूत मिला है। मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर से मिली जानकारी के मुताबिक मंगल ग्रह के विषुवृत्तीय इलाके में गर्मी के मौसम में खारे पानी के प्रमाण मिले हैं, जो ठंडी के मौसम में जमकर लापता हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मंगल ग्रह का रहस्य। सौरमंडल क्या है और सौरमंडल के सभी ग्रहों की जानकारी भी देंगे और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य और सभी खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। सौरमंडल के केंद्र में हमारा सूर्य स्थित है तथा ये सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा भी है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है जिनके नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं और उनके 172 ज्ञात उपग्रह, 5 बौने ग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। आकार में बहुत छोटे होने के कारण प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बौने ग्रह की श्रेणी में गिना जाता है। सौरमंडल किसे कहते हैं, ये समझने के लिए हमें सूर्य को समझना होगा। सूर्य सौरमंडल का मुखिया है जो कि मंदाकिनी गैलेक्सी में अवस्थित है, आकाशगंगा के अरबों तारों में। सूर्य भी एक तारा है। अन्य तारों की भांति सूर्य में भी विशाल ऊर्जा व ऊष्मा का स्रोत है जो कि नाभिकीय संलयन द्वारा संपन्न होती है। प्रत्येक तारे में हाइड्रोजन व हीलियम 90% से अधिक होती है। जब हाइड्रोजन के 4 नाभिक संलयित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया में अपार ऊर्जा मुक्त होती है जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं और यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। आइए जानते हैं सौरमंडल किसे कहते हैं एवं ग्रहों के बारे में। बुध ग्रह, मर्क्यूरी, ये सूर्य का सबसे निकट ग्रह है, साथ ही ये आकार में सबसे छोटा ग्रह है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है तथा ये ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा सूर्य की परिक्रमा सबसे जल्दी पूरी करता है।
बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह के दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस होता है तथा रात में बुध ग्रह का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी कारण यहाँ पर वायुमंडल का अभाव है, वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। शुक्र ग्रह वीनस, शुक्र को सुंदरता की देवी भी कहा जाता है तथा इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र का आकार, घनत्व और व्यास लगभग एक जैसा ही है। इसे सर्वाधिक गर्म ग्रह भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड 90% से अधिक के बादल पाए जाते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकने वाला ग्रह शुक्र है। इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 224.7 दिन का समय लगता है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी ग्रह अर्थ, ये सौरमंडल का तीसरा ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। इसका 71% भाग जल तथा शेष भाग भूमि से ढका हुआ है। पृथ्वी अपने अक्ष पर परिभ्रमण 24 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी की आकृति गोलाभ है। मार्स, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसको घूर्णन करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में करता है। यह अपनी धुरी पर 25 डिग्री झुका हुआ है। यहाँ की घाटियां, रेगिस्तान और बर्फीली चोटियां पृथ्वी के समान ही है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल ग्रह पर स्थित है। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की तरह यहाँ भी जीवन संभव हो सकता है। बृहस्पति, जुपिटर, इस ग्रह को पीला ग्रह भी कहते हैं। यह सौरमंडल का बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में करता है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्ष में पूरी करता है। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के अन्य ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2.5 गुना तथा सूर्य के 1000वें भाग के बराबर है। इस ग्रह के 79 उपग्रह है। इस ग्रह पर हाइड्रोजन, हीलियम तथा मेथेन गैस की अधिकता है। शनि, सैटर्न, पूरे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह 82 इसी ग्रह के है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है। शनि सूर्य की परिक्रमा लगभग 29 वर्ष में पूरी करता है। शनि ग्रह के 82 उपग्रह खोजे जा चुके हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का एक उपग्रह होबे जो उल्टी दिशा में मूव करता है। इस ग्रह को गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन से खोजी थी। शनि ग्रह पर 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम गैस है। जल, मीथेन, अमोनिया और पत्थर यहाँ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अरुण, यूरेनस, ये दूरबीन द्वारा पाए जाने वाला पहला ग्रह था। इसे यूरेनस भी कहते हैं। यूरेनस प्रत्येक 84 पृथ्वी वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। सूर्य से इसकी औसत दूरी लगभग 3 अरब किलोमीटर है। यूरेनस का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 14.5 गुना है। यहाँ पर मीथेन गैस की अधिकता के कारण इसे हरित ग्रह भी कहते हैं। यूरेनस के 27 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूरा करता है। सूर्य से वरुण की दूरी 2870 मिलियन किलोमीटर है। अधिक झुका होने के कारण लेटा हुआ प्रतीत होता है। वरुण, नेपट्यून, वरुण ग्रह को नेपच्यून भी कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर घूर्णन लगभग 16 या 19 घंटे में पूरी करता है। यह सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में पूरी करता है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का चौथा और द्रव्यमान के आधार पर तीसरा बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है। वरुण की सूर्य से दूरी 449 करोड़ 83 लाख है। अरुण वरुण ग्रह को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। वरुण ग्रह के उपग्रह 13 हैं। आशा करते हैं कि सौरमंडल किसे कहते हैं से जुड़ा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। खगोल विज्ञान ब्रह्मांड के तेजी से फैलने की गुत्थी सुलझाएगा। ये माप जर्नल साइंस में प्रकाशित एक नए अध्ययन में ब्रह्मांड के विस्तार को मापने की एक नई विधि प्रस्तुत की गई है, जो शायद इस रहस्य से पर्दा हटाने में मददगार हो सकती है। तो विज्ञान में दिनों दिन हो रही प्रगति ब्रह्मांड के नए आयाम को समझने में मददगार साबित हो रही है। पिछली शताब्दी में हुए ज्ञान के प्रसार के चलते वैज्ञानिकों ने यह समझने में सफलता हासिल कर ली है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। हम जितना इसके विषय में जानते जा रहे हैं,
उतने ही नए सवाल हमारे सामने आते जा रहे हैं और उनको सुलझाने की हमारी ललक बढ़ती जा रही है। इन्हीं अनसुलझे सवालों में से एक है कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार कितनी तेजी से हो रहा है। 1920 के दशक में ही हमने ये जान लिया था कि हमारा ब्रह्मांड लगातार विस्तारित होता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत कि जो आकाशगंगा हमसे जितनी अधिक दूर है, वह उतनी ही तेजी से हमसे और दूर जा रही है, जो स्पष्ट तौर पर इस बात का सबूत है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के विस्तार की दर में तेजी देखी थी। उनके अनुसार हमारा ब्रह्मांड अनुमान से कहीं अधिक तेजी से फैल रहा है। वर्तमान में विस्तार की इस दर को हबल कांस्टेंट के जरिए मापा जाता है। इस फैलाव को नासा के वैज्ञानिकों ने हबल टेलीस्कोप के जरिए मापने में सफलता हासिल की थी। उनके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार अनुमान से करीब 9% ज्यादा तेज गति से हो रहा है। गौरतलब है कि हबल कांस्टेंट के लिए माप की इकाई प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक किलोमीटर है, जो कि 30 लाख प्रकाश वर्षों के बराबर होती है। 1998 में शोधकर्ताओं की दो टीमों ने पाया था कि ब्रह्मांड के विस्तार की दर दूरी के साथ और तेज हो गई है, जिसके कारण ब्रह्मांड एक रहस्यमय डार्क एनर्जी से भर गया है। इसके लिए उन्हें 2011 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। वैज्ञानिकों का यह भी मत है कि अभी हमारे ब्रह्मांड संबंधी ज्ञान में कुछ कमियां हैं, जिसके कारण हम ये ठीक से पता कर पाने में असमर्थ हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत बिग बैंग के बाद असल में क्या घटित हुआ। कुछ समय पहले तक ऐसा लगता था कि हबल कांस्टेंट के जरिए विस्तार की जो दर मापी गई थी, उसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। विभिन्न तकनीकों का उपयोग करने से वैज्ञानिकों को अलग अलग माप पता चला है और इनमें रहस्यमय तौर पर विसंगतियां सामने आई हैं। परंतु जर्नल साइंस में प्रकाशित एक नए अध्ययन में ब्रह्मांड के विस्तार को मापने की एक नई विधि प्रस्तुत की गई है, जो शायद इस रहस्य से पर्दा हटाने में मददगार हो सकती है। आखिर क्या है ब्रह्मांड के विस्तार की दर? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्लैंक सैटेलाइट के जरिए किया गया ब्रह्मांड का आंकलन और पर्यवेक्षण ब्रह्मांड के विस्तारित होने की दर का अनुमान देता है, लेकिन वह हबल कांस्टेंट के जरिए प्राप्त ब्रह्मांड के फैलने की दर के आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं। फैलाव की गति की दर के सही आंकलन में अभी भी समस्या है। दो अलग अलग विधियों के अनुसार विस्तार की यह दर 67.4 और 73 हबल कांस्टेंट हो सकती है। सदी के अंत तक वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हो गए थे कि यह दर लगभग 70 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक थी। एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित एक शोध पत्र में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में भौतिकी और खगोलशास्त्र के प्रोफेसर रीस और उनके सहयोगियों ने ब्रह्मांड के फैलाव की दर संबंधी आंकड़े में आने वाले अंतर को लेकर कहा था कि यह अंतर बढ़ता ही जा रहा है। इस अंतर को शायद नहीं खत्म किया जा सकता। ये मामला सिर्फ दो प्रयोगों के बीच असहमतियों का नहीं है। हम कुछ ऐसा मापने की कोशिश रहे हैं जो बुनियादी तौर पर बिल्कुल अलग है। परंतु अब जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक अध्ययन में ब्रह्मांड में तेजी से हो रहे विस्तार को मापने के एक नए तरीके का वर्णन किया गया है। उनके अनुसार विस्तार की यह दर 82.4 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक के करीब है, जो कि पिछली गणनाओं की तुलना में कुछ अधिक है। हालांकि वह इसमें 10% की त्रुटि होने की बात से इनकार नहीं कर रहे, जिसका अर्थ यह हुआ यह दर कम से कम 74 या अधिक से अधिक 90 के बीच हो सकती है। नई गणना इस बात पर आधारित है कि बड़ी आकाशगंगाओं के चारों ओर प्रकाश कैसे झुकता है। कुछ अनसुलझे रहस्य चिंता की बात है कि दोनों ही मापों को सटीक बताया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि विभिन्न तरीकों के बीच अंतर का ये अर्थ नहीं है कि उनकी गणना में कोई त्रुटि है, बल्कि ब्रह्मांड के विस्तृत होने की दर संबंधी ये विसंगति बिग बैंग के बाद अनुमानित प्रक्षेप पथ से जुड़ी हो सकती है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में कॉस्मोलॉजिस्ट और इस शोध की एक शोधकर्ता एनजी ने बताया कि ये तनाव अथवा विसंगति हमारे ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्यों से जुड़ी हो सकती है जो पहले घटित हुए थे और जिनके विषय में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। उन्होंने माना कि हालांकि अध्ययन में 10% की त्रुटि है, जो कि एक बड़ी समस्या है जिसके कारण हबल कांस्टेंट का सही माप नहीं मिल सकता, लेकिन इसकी विधि इस ओर भी इशारा करती है कि ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत में कुछ मूलभूत समस्याएं हैं।
विसंगति की इस वजह को समझने के लिए हमें बहुत ही पास और बहुत दूर के ब्रह्मांड के बीच की दूरी के पैमाने को बेहतर ढंग से जोड़ने और समझने की आवश्यकता है। ये नया शोध पत्र इस चुनौती के लिए एक साफ सुथरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। विस्तार की दर संबंधी लगाए गए कई अनुमान इनके बीच की दूरी के सटीक माप पर निर्भर करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कर पाना कठिन है, क्योंकि हम पूरे ब्रह्मांड को केवल एक फीते का प्रयोग करके नहीं माप सकते। आंकलन में यह फर्क इस ओर भी इशारा करता है कि इसमें कुछ बहुत ही ऐसा अहम है जिसे हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो ब्रह्मांड के विस्तार की इस गुत्थी को सुलझा सके। सच यही है कि अब तक हम सिर्फ इतना समझ पाए हैं कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, पर वो किस दर से फैल रहा है, ये अभी भी एक अनसुलझा सवाल है। लेकिन हम ये आशा करते हैं कि आने वाले वक्त में जल्द ही इस रहस्य से भी पर्दा उठ जाएगा और हम अपने इस ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये है अब तक का ब्रह्मांड का सबसे महंगा पदार्थ। कई देश मिलकर भी इसे नहीं खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस वर्ल्ड 4 चैनल में हूँ नीलेश यादव। अगर आप ये सोचते हैं कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि संसार का सबसे अमीर और धनवान व्यक्ति खरीद ना सके, तो आप गलत हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि विज्ञान में ऐसी बहुत सी चीजें आज हमारे सामने ला करके रख दी हैं जिनके बारे में हम हजारों सालों से अनजान थे। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे पदार्थ की खोज की है जो कि ब्रह्मांड का अब तक का सबसे महंगा पदार्थ है। इसकी कीमत के बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसका 1 ग्राम ही इतना महंगा है कि कई देशों की सरकारें भी मिलकर इसे नहीं खरीद सकती हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये कौन सा पदार्थ है और क्या है इसकी खासियत। इस पदार्थ का नाम है एंटीमैटर। 1 ग्राम एंटीमैटर की कीमत 3,12,500 अरब रुपए होती है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं इतनी रकम में क्या क्या खरीदा जा सकता है। आखिर कहाँ रखा है एंटीमैटर? नासा के मुताबिक एंटीमैटर धरती का सबसे महंगा पदार्थ है। 1 मिलीग्राम एंटीमैटर बनाने में $250 लाख रुपए तक लग जाते हैं। जहां ये बनता है वहां पर विश्व की सबसे बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। इतना ही नहीं, नासा जैसे संस्थानों में भी इसे रखने के लिए एक पुख्ता सुरक्षा घेरा है, जहां कुछ खास लोगों के अलावा एंटीमैटर तक कोई भी नहीं पहुंच सकता है। क्या होता है एंटीमैटर? इस ब्रह्मांड में सब कुछ पदार्थ यानी कि मैटर से बना है। आप, मैं, पृथ्वी, वायु, तारे और सभी पदार्थ। ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स से बने हैं। कुछ पदार्थ म्यून्स, टॉन्स और न्यूट्रिनो जैसे दुर्लभ कणों से बने होते हैं। ये सब कण उनके बुनियादी स्तर पर होते हैं, लेकिन हर पार्टिकल के लिए उसके जैसा लेकिन उससे पूरी तरह से विपरीत एक एंटी पार्टिकल होता है। इन एंटी पार्टिकल में एक सामान्य पार्टिकल जैसे सभी फीचर्स होते हैं, लेकिन अंतर बस इतना होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब ये पार्टिकल और उनके एंटी पार्टिकल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तब एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि आपके पूरे शरीर का भी एक विरोधी एंटी मैटर का शरीर कहीं पर मौजूद हो सकता है। उस शरीर के लिए आपकी ये बॉडी एक एंटी मैटर होगी। ऐसे बनाया जाता है एंटी मैटर। वैसे तो एंटी मैटर प्राकृतिक रूप से कहीं न कहीं मौजूद जरूर होगा, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे बनाने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। इस एंटी मैटर को सर्न की प्रयोगशाला में बनाया गया था। इस लैब में ही गॉड पार्टिकल को ढूंढने की बात सामने आई थी। इसे बनाने में जो ऊर्जा खर्च होती है प्राप्त एंटी मैटर उसका 1 अरबवां हिस्सा होता है। कहाँ होता है एंटी मैटर का उपयोग? एंटी मैटर का उपयोग बहुत ही कम होता है। इसे हम मेडिकल लाइन, रॉकेट फ्यूल और न्यूक्लियर वेपन में उपयोग कर सकते हैं। वैज्ञानिक इसका प्रयोग बहुत ही दूर की स्पेस ट्रेवल में करने की सोच रहे हैं। बहुत खतरनाक होता है एंटी मैटर। हालांकि यह पदार्थ महंगा और काम का होने के साथ साथ बहुत खतरनाक भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम इसे खुला रखते हैं या हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो इसका 1 अरबवां हिस्सा ही काफी है हमें मौत की नींद सुलाने में। इसमें बहुत ही घातक रेडिएशंस निकलते हैं। ये पदार्थ एकदम ही पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करके भारी तबाही मचा सकता है। पृथ्वी के अलावा कहीं और भी है जीवन? क्या एलियंस वाकई हैं? ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा क्या कहीं और जीवन है, और अगर है तो कैसा? तो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस वर्ल्ड 4 चैनल में हूँ नीलेश यादव।
वैज्ञानिकों के लिए ये अब तक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी साल जून में अमेरिकी सरकार ने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ से जुड़ी एक रिपोर्ट डिक्लासिफाई की, जिसमें कहा गया है कि अब तक पृथ्वी पर एलियंस के आने के सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि रिपोर्ट में एलियंस के होने की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। बीते कई दशकों से वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। वो पृथ्वी से करीब 4 लाइट ईयर दूर अल्फा सेंचुरी नाम के तारामंडल में जीवन की तलाश शुरू करने वाले हैं, लेकिन क्या वो एलियंस को खोज पाएंगे? कहाँ, कैसे उठा सवाल लूसी एक लेखिका हैं और साइंस फिक्शन में दिलचस्पी रखती हैं। वो बताती हैं कि 2000 साल पहले जब तो स्पेस ऑब्जर्वेटरी थी और नहीं अंतरिक्षयान की कल्पना की गई थी, उस वक्त लुशियंस नाम के एक यूनानी लेखक ने अपनी किताब में पृथ्वी से दूर जीवन का जिक्र किया है। वो कहती हैं, अ ट्रू हिस्ट्री नाम की अपनी किताब में लुशियंस कुछ यात्रियों की कहानी लिखते हैं जो एक बवंडर में फंसकर चांद तक पहुंच गए। इस सफर में उन्हें 7 दिन लगे, जबकि आजकल रॉकेट से चांद तक जाने में इसका करीब आधा वक्त लगता है। वहां चांद के राजा और सूर्य के सम्राट के बीच युद्ध चल रहा होता है और उनके पास अजीबोगरीब दिखने वाली सेनाएं होती हैं। लुशियंस ने अपनी किताब में चांद पर पंख वाले घोड़ों, विशालकाय गिद्धों और 12 हाथियों के बराबर के आकार से पिस्सों का जिक्र किया है। उन्होंने अजीबोगरीब लोगों के बारे में लिखा है जिन्हें एलियंस कहना गलत नहीं होगा। इसके करीब 800 साल बाद 10वीं सदी के जापान में एक और साइंस फिक्शन कहानी द बैम्बू कटर्स डॉटर लिखी गई थी। नेटली कहती हैं, ये कहानी कुछ ऐसी है कि बांस काटने वाले एक व्यक्ति को एक दिन बांस के भीतर तेज रोशनी दिखी। उसे वहां एक नन्ही बच्ची मिली जिसे वो घर ले आया और अपनी बेटी की तरह पाल पोष कर बड़ा किया। बाद में लड़की ने बताया कि वो चांद से है। लेकिन ऐसा क्यों है कि जिन पहली कहानियों में एलियंस का जिक्र है उनमें चांद का भी जिक्र है? नेटली के अनुसार ये बात सही है कि लंबे वक्त तक चांद के ही बारे में लिखा जाता रहा है। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि धरती से चांद तो साफ दिखता है लेकिन शुक्र या मंगल नहीं दिखते। लेकिन जल्द ही पृथ्वी पर मंगल भी चर्चा का विषय बन गया। 1870 के दशक में एक इतालवी खगोल विज्ञानी जियोवानी वर्जिनियो शियाप्रेली ने टेलीस्कोप से मंगल को देखा और इसके बारे में विस्तार से लिखा। नेटली बताती हैं, उन्होंने मंगल की सतह पर नालियों जैसी लकीरों देखी जिनको उन्होंने कनाली कहा। लोगों को लगा वो कनाल यानी नहरों की बात कर रहे हैं। उस वक्त सुएज नहर का काम पूरा हुआ था। इसके बाद ये धारणा बनने लगी कि मंगल ग्रह पर रहने वालों ने वहां नहरें खोदी हैं। कुछ साल बाद 1881 में लंदन ट्रूथ नाम की एक पत्रिका में मंगल के धरती पर हमला करने की एक काल्पनिक कहानी छपी। इसके कुछ साल बाद पोलैंड के एक पादरी ने एररी येला वोएज टू अदर वर्ल्ड्स नाम की एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने मंगल पर रहने वाले 9 फीट लंबे शाकाहारी लोगों का जिक्र किया। पहली बार उन्होंने इनके लिए मार्शियन शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद कई लोगों ने मंगल ग्रह से तेज रोशनी की किरण दिखने जैसे दावे किए। इसी दौर में रेडियो पर H.G. वेल्स की किताब वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स का नाट्य रूपांतरण प्रसारित किया गया। ओरसन वेल्स ने इस कहानी को एक न्यूज बुलेटिन सीरीज की शक्ल में कुछ इस तरह सुनाया गया है कि सुनने वालों को लगा मार्शियंस ने पृथ्वी पर हमला किया है। विज्ञान की तरक्की के साथ साथ किताबों और कहानियों पर फिल्में बनी जिसने युवा वैज्ञानिकों के मन में एलियंस के बारे में जानने की इच्छा को बल दिया। दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज 1960 के दशक में एक युवा वैज्ञानिक फ्रैंक ड्रेक ने कहा कि एक सौर मंडल से दूसरे सौर मंडल को सिग्नल भेजने के लिए विश्व युद्ध को दौरान विकसित की गई रेडियो तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है और हो सकता है कि एलियंस भी ऐसा कर रहे हों। ऐसे में उनके अस्तित्व को खोजने के लिए हमें बस उनके सिग्नल को पकड़ना है। सेट शोस्टैक सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस सेटी में वरिष्ठ खगोल विज्ञानी हैं। बीते 4 दशकों से वो एलियंस के ऐसे ही सिग्नल सुनने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं, फ्रैंक ने वेस्ट वर्जीनिया की ऑब्जर्वेटरी में मौजूदा रेडियो एंटीना का मुंह नजदीकी तारों की तरफ मोड़ दिया। उनकी कोशिश थी कि अगर एलियंस सिग्नल भेज रहे हैं तो वो उन्हें पकड़ सकें। वो 2 तारों पर नजर रख रहे थे। मजेदार बात ये थी कि एक तारे से उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिला लेकिन दूसरे से कुछ आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा उन्होंने एलियंस को ढूंढ लिया है।
हालांकि ये सेना का कोई विमान हो सकता था। जल्द ही पूरी दुनिया में वैज्ञानिक एलियंस के निशान की तलाशने लगे थे। 1980 के दशक में अमेरिकी सरकार ने एलियंस की खोज के लिए सेटी इंस्टीट्यूट को आर्थिक मदद देनी शुरू की। रेडियो तरंगे स्पेस से आसानी से जा सकती हैं और सेट रेडियो रिसीवर पर जो आवाज सुनना चाहते थे वो आम आवाजों से अलग थी। सेट ने सिम्युलेशन से एक ऐसी आवाज तैयार की जो सुनने में किसी एलियन के सिग्नल जैसी थी, ताकि ये समझा जा सके कि वो क्या तलाश कर रहे हैं। वो कहते हैं, सुनने पर लगता है जैसे कोई नायाग्रा फॉल्स के पास खड़ा बांसुरी बजा रहा हो। रिसीवर पर नायाग्रा फॉल्स की आवाज स्पेस के खालीपन की आवाज की तरह होगी, लेकिन ये किसी धुन की बजाय ध्वनि की तरह सुनाई देगी। सेठ और उनकी टीम को ये तो पता था कि वो क्या तलाश रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये थी कि इसके लिए उन्हें लाखों रेडियो फ्रीक्वेंसी को देखना था। फिर उन्हें कैसे पता कि पहले किसे देखना है? वो कहते हैं, ये बड़ी समस्या थी। एलियंस ने ये संदेश तो भेजा नहीं कि किस फ्रीक्वेंसी पर मुझे ट्यून इन करना है। ऐसे में मुझे हर फ्रीक्वेंसी चेक करनी थी, लेकिन ऐसा करना समय की बर्बादी थी। हमें ऐसे रिसीवर चाहिए जो सभी चैनल्स एक साथ सुन सकें। 1990 तक ये भी संभव हुआ और ऐसे कंप्यूटर्स बने जो एक साथ लाखों फ्रीक्वेंसी सुन सकते थे। ओहायो यूनिवर्सिटी के एक खगोल विज्ञानी जब रेडियो टेलीस्कोप का डेटा देख रहे थे, उन्हें बेहद अधिक तीव्रता और फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल मिले। उन्हें लगा ये एलियन के सिग्नल हैं। सेठ बताते हैं, वो बेहद खुश थे। उन्होंने डेटा के पास लिखा हुआ, लेकिन उन्हें असल में क्या मिला हमें नहीं पता। आकाश के उसी हिस्से में कई और लोगों ने भी तलाश की, लेकिन उन्हें कभी ऐसा कुछ नहीं मिला। ऐसे में दो संभावनाएं थीं, या तो वो एलियंस थे या फिर पृथ्वी पर ही किसी चीज की आवाज थी। कई लोगों के लिए ये एलियंस के सिग्नल का बेहतरीन उदाहरण था, लेकिन सही मायनों में सालों की खोज के बाद भी एलियंस के बारे में कोई पुख्ता संकेत नहीं मिल सका था। सवाल उठा कि सरकारों का ऐसे प्रोजेक्ट्स पर अरबों खर्च करना कहां तक सही है, जिसका कोई नतीजा ही न निकले। 1990 के दशक की शुरुआत में सेटी इंस्टीट्यूट को मिल रही सरकारी मदद बंद हो गई, लेकिन ये एलियंस की खोज का अंत नहीं था। कैपलर डेविड ग्रिनस्पून एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैं और प्लानेटरी साइंस इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। वो अंतरिक्ष अनुसंधान पर नासा के सलाहकार रह चुके हैं। वो कहते हैं कि एलियंस की खोज को लेकर भरोसा इसलिए भी कम हुआ क्योंकि उस वक्त तक अधिक ग्रह खोजे नहीं जा सके थे। लेकिन 90 के दशक की शुरुआत से वैज्ञानिकों ने हमारे अपने सौर मंडल में नए छोटे ग्रह और ड्वार्फ ग्रह खोज निकाले और एक बार फिर सवाल उठने लगा कि क्या हमारे सौर मंडल से बाहर भी ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहां जीवन हो। मार्च 2009 में नासा ने कैपलर अंतरिक्षयान लॉन्च किया। इसमें टेलीस्कोप वाली एक ऑब्जर्वेटरी थी जिसका उद्देश्य पृथ्वी से बाहर जीवन खोजना था। डेविड कहते हैं, कैपलर एक चतुर विचार था। ये ऐसा था कि धरती से दूर आप एक ऐसी जगह उसे रखें जहां से वो पूरे अंतरिक्ष पर नजर रख सके। कैपलर कई सालों तक तारों पर नजर रखता रहा। उसका काम ये देखना था कि किसी तारे से आ रही रोशनी बदलती है या नहीं। वो बताते हैं, अगर रोशनी में बदलाव आया तो मतलब ये कि हमारे और उस तारे के बीच से कुछ गुजर रहा है, ये शायद कोई ग्रह हो। अगर किसी तारे के टिमटिमाने में पैटर्न है तो पता चलता है कि कोई चीज उसका चक्कर लगा रही है। कैपलर को उम्मीद थी कुछ ग्रह ढूंढने की, लेकिन 9 साल के अपने वक्त में उसने हमारे सौर मंडल के बाहर 2600 ग्रह ढूंढे। 2013 में वैज्ञानिकों ने आकलन किया कि इस हिसाब से हमारी आकाशगंगा में अरबों ऐसे ग्रह हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कितनों में जीवन की संभावना हो सकती है। डेविड कहते हैं, इस बारे में मोटा मोटा अनुमान लगाया जाता है क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किन हालतों में जीवन पनपता है। हमारे सामने केवल पृथ्वी का उदाहरण है, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि पृथ्वी के आकार का कोई ग्रह अगर किसी खास क्लाइमेट जोन में हो तो वहाँ जीवन की संभावना हो सकती है। इस हिसाब से कहा जा सकता है कि हमारी आकाशगंगा में ऐसे कम से कम 30 करोड़ ग्रह हो सकते हैं। डेविड ग्रिनस्पून के अनुसार ये खोज वो क्रांति थी जिसने धरती के बाहर जीवन की संभावना को लेकर वैज्ञानिकों की सोच को बदल दिया। वो कहते हैं, अधिकतर खगोल विज्ञानी या वैज्ञानिक कहेंगे कि उन्हें भरोसा है कि किसी और ग्रह पर भी जीवन होगा। अब तक पृथ्वी के बारे में ऐसा कुछ खास नहीं पता चला है जिससे ये कहा जा सके कि जीवन केवल यहीं पनप सकता था। इधर इस बीच धरती पर एक्सट्रीमोफाइल्स
जैसे कुछ ऐसे जीवों की खोज हुई है जो ये साबित करते हैं कि बेहद मुश्किल परिस्थितियों में भी जीवन पनप सकता है। वैज्ञानिकों को भरोसा है कि ये नन्हे जीव, जो जीवन की शुरुआत का आधार रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। इस नई खोज ने एक बार फिर एलियंस की तलाश में दिलचस्पी बढ़ाई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कहीं एलियंस मिल भी गए तो क्या एलियंस मिले तो क्या करेंगे हम? स्टीवन डिक खगोल विज्ञानी हैं और विज्ञान के इतिहासकार हैं। वो नासा में प्रमुख इतिहासकार रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उनके नाम पर एक ग्रह का नाम 6544 स्टीवन डिक दिया है। दूसरे खगोल विज्ञानियों की तरह स्टीवन को भी यकीन है कि पृथ्वी से परे भी कहीं जीवन है, लेकिन उन्हें चिंता इस बात की है कि इसका पता चलने के बाद क्या होगा। वो कहते हैं, मुझे जितना पता है न तो अमेरिकी सरकार के पास और न किसी और के पास इसकी कोई योजना है कि अगर कहीं एलियंस मिल जाते हैं तो इसका क्या असर होगा। स्टीवन डिक कई सालों तक नासा प्रायोजित एलियन लाइफ प्रिपरेशन प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके हैं। वो कहते हैं कि दूसरे ग्रहों से आने वाली चीजों को लेकर कुछ नियम तो हैं, लेकिन ये लंबे वक्त के लिए नहीं बनाए गए हैं। वो कहते हैं कि हमें अब तक यही नहीं पता कि जिन्हें हम खोज रहे हैं वो है कैसे और हमसे मिलकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। वो कहते हैं, हम ये मान कर चल नहीं सकते कि एलियंस अच्छे ही होंगे। माइक्रोब के स्तर पर भी देखा जाए तो ये संभव है कि दूसरे ग्रह से आया बैक्टीरिया यहाँ संक्रमण फैला सकता है। हमें नहीं पता कि एलियंस की दुनिया में परोपकार का सिद्धांत है भी या नहीं। क्या इंसानों के प्रति उनके रवैया ठीक रहेगा, लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिन एलियंस की तलाश हम कर रहे हैं वो हमें ढूंढ रहे हों और हमसे मिलने पृथ्वी पर आ जाएं? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि हम एलियंस से बात कैसे करेंगे। स्टीवन कहते हैं, ये गंभीर चर्चा का विषय है। मुझे लगता है कि फिल्म अराइवल में इस बात को बेहतर तरीके से दिखाया गया है। इसमें कुछ एलियंस इंसानों से बात करने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसी भाषा चाहिए जिसे लेकर पूरे ब्रह्मांड में समझ हो। कई लोगों को लगता है कि गणित इसका जवाब हो सकती है, लेकिन इसे लेकर भी अलग अलग थ्योरी है। कुछ कहते हैं कि गणित का आविष्कार किया गया और कुछ मानते हैं कि इसे खोजा गया। इसके अलावा भी कई और सवाल हैं जो परेशानी का सबब हो सकते हैं, जैसे क्या हम उन्हें धर्म के दायरे में देखेंगे, हम उनके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे, और फिर दुनिया की तरफ से उनसे बात कौन करेगा, संयुक्त राष्ट्र या फिर कोई और। इन सवालों के जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। स्टीवन डिक कहते हैं कि इस पर चर्चा के लिए हमें खगोल विज्ञानियों, दार्शनिकों, जीव विज्ञानियों और राजनेताओं को साथ लाने की जरूरत है। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि हमारे पास कोई योजना होनी चाहिए। हमें नहीं पता कि क्या करना चाहिए, लेकिन इसके बारे में पहले से सोचा जाए तो बेहतर होगा। हम जानते हैं कि अब तक दूसरे ग्रह पर जीवन को लेकर हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। दशकों की खोज के बाद भी इस मामले में हम अभी वही हैं जहां से चले थे, लेकिन इसे अलग नजरिए से भी देखा जा सकता है। ये संभावना का सवाल है। ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं, जिनमें से एक हमारी मिल्की वे है, और हमारी आकाशगंगा में भी अरबों ग्रह हैं। ये संभव है कि पृथ्वी ऐसा अकेला ग्रह नहीं होगा जहां जीवन पनप सका है। हो सकता है कि किसी और ग्रह पर भी जीवन हो, और शायद हमारे जैसा ही हो सकता है कि किसी दिन हम एलियंस को खोज पाएं, या फिर शायद वो हमें पहले खोज लें। व्हाइट होल क्या है और कैसे बनता है? अंतरिक्ष में सिर्फ ब्लैक होल नहीं है, अपितु इसकी तरह दिखने वाले भी कई ऐसे अंतरिक्ष के अवयव हैं जिन्हें किसी साइंस फिक्शन मान लिया जा सकता है। विज्ञान के अनुसार ब्लैक होल किसी भी वस्तु को अपनी अंदर खींच लेता है, क्योंकि वह अंतरिक्ष में सभी दृश्य पदार्थों में सबसे शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण वाला अवयव है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि ब्लैक होल द्वारा खींचे गए पदार्थों को पहुंचाया कहां जाता है। ऐसे में व्हाइट होल की विषय वस्तु सामने आती है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस वर्ल्ड 4 चैनल में हूं निलेश यादव। विज्ञान के अनुसार ब्लैक होल और व्हाइट होल एक ही घर के दो दरवाजे हैं, यानी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस थ्योरी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने रोजेन ब्रिज थ्योरी नाम दिया था। व्हाइट होल क्या काम करता है? आइंस्टीन की इस थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल एक ऐसा पोर्टल है जो किसी भी मैटर को परिवर्तित करके उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने का काम करता है। उदाहरण के लिए, ब्लैक होल प्रत्येक वस्तु को अपने अंदर समाहित कर लेता है, क्योंकि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी अपने भीतर खींच लेता है, और उसके द्वारा खींचा गया प्रकाश एक अज्ञात माध्यम से होकर व्हाइट होल तक पहुंचता है।
ब्लैक होल पर पड़ने वाला पूरा प्रकाश अब व्हाइट होल से दिखाई देता है, इसलिए इसे व्हाइट होल की संज्ञा दी गई है। एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की सीमा में पहुंचने के बाद कोई भी चीज वापस नहीं आ सकती। ठीक इसके विपरीत व्हाइट होल के इवेंट होराइजन से कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकती। अगर हम नासा और विभिन्न स्पेस संस्थानों के शोध पर नजर डालें तो एक बात सामने आती है, ब्लैक होल और व्हाइट होल आपस में जुड़े हुए हैं। शोध के अनुसार ब्लैक होल जिस किसी भी वस्तु को निगलता है वह किसी अन्य स्थान पर व्हाइट होल के माध्यम से निकलता है, फिर चाहे वह कोई दूसरी आकाश गंगा हो या फिर दूसरा ब्रह्मांड। आइए इसे बेहतर ढंग से समझें। ब्रह्मांड के जन्म से आज तक का इतिहास यद्यपि कोई नहीं जानता, लेकिन विज्ञान के दिए ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांत को काफी हद तक सही माना जा सकता है। हालांकि विज्ञान भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया है कि आखिर सत्य क्या है। विज्ञान के अनुसार इस ब्रह्मांड का जन्म भीषण धमाके के साथ हुआ था। इससे पहले ब्रह्मांड सिंगुलैरिटी यानी इस ब्रह्मांड का समस्त द्रव्यमान एक बिंदु में समाया हुआ था, और विज्ञान के अनुसार उस समय किसी भी विज्ञान के नियम और यहाँ तक कि समय का भी अस्तित्व नहीं था। अब प्रश्न उठता है जिसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, क्या पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु समय के अस्तित्व के खत्म होने पर भी कार्य करते रहेंगे? यानी यदि समय को रोक दिया जाए तो क्या ये ऐसे ही काम करते रहेंगे? विज्ञान की इस थ्योरी की उत्पत्ति हुई ब्लैक होल मॉडल से। ब्लैक होल मॉडल भी ठीक इसी सिद्धांत पर काम करता है। ब्लैक होल के अंदर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ब्लैक होल के नजदीक समय धीमा होने लगता है और ब्लैक होल के इवेंट होराइजन यानी वह स्थान जहां से ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का चरम शुरू होता है, उस स्थान से समय का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त ब्लैक होल के केंद्र में ही यह सिंगुलैरिटी उपस्थित होती है जहां पर समस्त द्रव्यमान का निचोड़ स्थित होता है। किसी लंबी दूरी तक प्रकाश, ध्वनि या अन्य कोई संसाधन जब यात्रा करता है तो उसका द्रव्यमान या तरंग धीमी होती जाती हैं और अंततः ये समाप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्लैक होल के संदर्भ में समय भी धीमा होकर शून्य हो जाता है। ब्लैक होल अत्यंत भीषण गुरुत्वाकर्षण वाले होते हैं, यानी प्रत्येक वस्तु इनके अंदर पहुंचकर अपने सिंगुलैरिटी स्थिति में पहुंच जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि अत्यंत बड़े द्रव्यमान वाले पदार्थ जैसे तारे, ग्रह, उपग्रह आदि ब्लैक होल के अंदर समाहित कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ब्लैक होल का आकार निश्चित होता है और इस कारण इसके अंदर इतना अधिक मात्रा में मैटर कैसे रह सकता है। इस तरह उत्पत्ति होती है व्हाइट होल के अस्तित्व की। क्या व्हाइट होल ब्लैक होल का दूसरा छोर है? विज्ञान के अनुसार व्हाइट होल ब्लैक होल का दूसरा हिस्सा है जो एक वॉर्म होल से जुड़े होते हैं, अर्थात ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में कोई भी वस्तु पहुंचने के बाद वापस नहीं आती। ठीक उसी तरह व्हाइट होल के इवेंट होराइजन के अंदर कोई भी चीज घुस नहीं सकती। इसके अतिरिक्त व्हाइट होल प्रत्येक वस्तु को बाहर निकालता है और ब्लैक होल प्रत्येक वस्तु को अपने अंदर खींच लेता है। इस थ्योरी के अनुसार ब्लैक होल एक टेलीपोर्ट संसाधन भी कहा जा सकता है जो किसी भी मैटर को एक स्थान से अरबों प्रकाश वर्ष दूर किसी दूसरे स्थान पर पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि किसी अन्य समांतर ब्रह्मांड में भी। पिछली शताब्दी में इस थ्योरी को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रोजन ब्रिज नाम दिया था, जिसका सिद्धांत भी ठीक ऐसा ही था। अभी तक टेलीस्कोप से देखे गए व्हाइट होल भी ठीक इसी थ्योरी पर ही काम करते हैं। व्हाइट होल किसी तारे से अरबों गुना चमकदार होते हैं और इनके अंदर से वस्तुएं बाहर निकलती है। ब्लैक होल से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता क्योंकि ये प्रकाश ब्लैक होल के अंदर जाकर व्हाइट होल से निकलता है। इसी कारणवश व्हाइट होल अत्यंत चमकदार होते हैं। नासा के हबल टेलीस्कोप से कई ऐसे व्हाइट होल देखे गए हैं जो पृथ्वी से करीब 1 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। 18वीं शताब्दी में जॉन मिसेल और पियरे साइमन लाप्लास ने एक थ्योरी देकर इस दुनिया को चौंका दिया था। उनके अनुसार अत्यधिक द्रव्यमान या अत्यधिक लघु पिंड वाले पदार्थ के गुरुत्वाकर्षण बल से कोई नहीं बच सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। दरअसल उनके लघु पिंड का मतलब ब्लैक होल से था जो अत्यंत भीषण गुरुत्वाकर्षण बल वाले होते हैं। और अंततः सन 1967 में जॉन व्हीलर ने इस विषय वस्तु को लेकर ब्लैक होल नामक शब्द का उद्धरण किया, परंतु यह सिद्धांत बाद में व्हाइट होल से जोड़ दिया गया है क्योंकि यद्यपि ब्लैक होल आम जनमानस और फिल्म जगत के लिए एक साइंस फिक्शन या फैंटेसी जैसा है, लेकिन यह विज्ञान
और इस ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से अस्तित्व में है और इसका अस्तित्व विज्ञान के नियम को तोड़ता है। सन 1679 में एक महान वैज्ञानिक न्यूटन ने यह बात पूरे विश्व को बताई कि प्रत्येक पदार्थ के प्रत्येक अणु में आकर्षण बल होता है और वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। हालांकि विज्ञान के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल अब तक ज्ञात सभी बलों जैसे घर्षण, दाब, साधारण बलों में से सबसे कमजोर है, लेकिन यह बल प्रमुख बल इसलिए है क्योंकि ये इस ब्रह्मांड को निश्चित आकार देता है और ब्रह्मांड को एक निश्चित परिधि में बांध कर रखता है। इस ब्लैक होल और व्हाइट होल के मध्य में एक सुरंग का कार्य वर्म होल करता है। ब्लैक होल मॉडल के अनुसार समय और प्रकाश सबसे अधिक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में कमजोर होते हैं और सबसे ज्यादा तनावग्रसित होते हैं, अर्थात प्रकाश ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में अपने सीधी रेखा में चलने के नियम का पालन नहीं करता और अपनी दिशा से बल के अनुरूप मुड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार समय भी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर जाकर धीमा हो जाता है। इसलिए वैज्ञानिक इसे समय यात्रा की संभावना के रूप में भी देखते हैं। समांतर ब्रह्मांड और ब्लैक होल। इसके अतिरिक्त यदि हम समांतर ब्रह्मांड थ्योरी को माने तो प्रश्न उठता है कि क्या प्रत्येक ब्लैक होल के निर्माण के साथ ही व्हाइट होल का भी निर्माण होता है और फिर ये एक दूसरे से संपर्क कैसे स्थापित करते हैं। ऐसे में समांतर ब्रह्मांड थ्योरी सामने आती है और ये संभावना होती है कि जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं ठीक इसी के समांतर यदि दूसरे ब्रह्मांड में ब्लैक होल का निर्माण होता है तो हमारे ब्रह्मांड में व्हाइट होल का निर्माण होगा, और यदि हमारे ब्रह्मांड में किसी ब्लैक होल का निर्माण होता है तो उस समांतर ब्रह्मांड में व्हाइट होल का निर्माण होगा। इससे यह संभावना अवश्य बनती है कि यदि हमारे आसपास कोई ब्लैक होल का जन्म हो तो हम उसके माध्यम से हमारे समांतर ब्रह्मांड की पृथ्वी पर जा सकते हैं। हमारा प्रयास विज्ञान के जटिल से जटिल सिद्धांतों और विषय वस्तु को आसान भाषा में समझाना है। यदि हमसे कोई त्रुटि होती है जिसके विषय में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।